हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग बीएसए सीरीज़ के 4th क्लास में हैं। तो आज हम लोग एडमिशन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 15 से एडमिशन। सेक्शन 15 में एडमिशन को डिफ़ाइन किया गया है। तो एडमिशन होता क्या है? एडमिशन का मतलब होता है किसी फैक्ट को मान लेना। मतलब एडमिशन एक स्टेटमेंट है, चाहे वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो कि सजेस्ट करता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब सजेस्ट करता है, अजम्पशन सजेस्ट करता है, ठीक है, फैक्ट ऑफ इशू का और रेलेवेंट फैक्ट का, जो कि किसी पर्सन ने दिया हो। और वो कौन कौन से पर्सन देंगे, तो हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड है, मतलब इस सेक्शन के बाद जो है वो चीज़ मेंशन है कि कौन कौन देगा। तो बेसिकली एडमिशन का मतलब ये है कि किसी फैक्ट को मान लेना कि हाँ ये सही है, इसको एडमिशन मान लिया जाता है। एक फैक्ट को एडमिशन माना जाता है ना, कि हम एडमिट कर रहे हैं कि ये बात सही है, उसको एडमिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है एडमिशन बाय पार्टीज टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि पार्टीज़ के द्वारा दिए गए हों, उसके एजेंट्स के द्वारा दिए गए हों, चाहे वो एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो, ठीक है, वो एडमिशंस होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट, इसके क्या 3 कंडीशंस हैं एक्चुअली। स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज टू सूट, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में रहते हुए दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, वो एडमिशंस नहीं है। अब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स क्या हो गया? फैमिली लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ता होता है, उसमें एक जो हेड होता है फैमिली लॉ में, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता होता है जो हेड होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि एक कर्ता दे रहा है ना, जो वो एडमिशंस नहीं है। वो कब एडमिशंस होंगे? जब वो वाइल होल्डिंग दैट पोजीशन, कर्ता को अपने पोजीशन में होल्ड करते हुए वो स्टेटमेंट देना है, तो वो एडमिशंस होंगे। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, अनलेस दे वेर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हैं, वो स्टेटमेंट जब अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए देंगे तो वो क्या होगा, तब वो एडमिशन होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। और दूसरा, वैसे पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसका कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो। पिक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब होता है मॉनेटरी इंटरेस्ट, पैसों का इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर के साथ, तो वो भी एडमिशन होंगे। और ऐसे पर्सन जिसका कोई भी इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है सब्जेक्ट मैटर में, तो सब्जेक्ट मैटर में अगर किसी भी पर्सन का कोई इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, उसका कोई मतलब है उस चीज़ से, सब्जेक्ट मैटर से, जो भी मैटर है उससे, तो वो सारा कुछ एडमिशन के अंदर आता है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन का बात कर रहा है कि अगर किसी थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता हो, ठीक है, किसको? केस को, और उसकी पोजीशन या लाइबिलिटी किसी पार्टी के अगेंस्ट प्रूफ करनी है, तो उसका दिया हुआ स्टेटमेंट भी एडमिशन है, लेकिन सिर्फ तब जब स्टेटमेंट पोजीशन में रहते हुए दिया जाए। तो ये जो पूरा डेफिनेशन है, ये यही कहता है कि ऐसा पर्सन जिसका कोई पार्टी और जो ऐसा पर्सन जिसका कोई भी पोजीशन या लाइबिलिटी जो है ना वो प्रूफ करना हो, तो वो जो स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसको उस पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम लोग जो एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, वो देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ए अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, मतलब बी ने ए को काम पे लगाया कि आपको जो है वो कलेक्ट करना है रेंट्स को। बी ने ए को स्यू किया कि उसने कलेक्ट रेंट नहीं किया सी से। बी ने इस बात से डिनाई कर दिया कि नहीं उसने किया है। तो जो भी स्टेटमेंट बाय सी जो भी स्टेटमेंट देगा ना कि हाँ वो बी का रेंट रखा है, वो ओन करता है, तो वो एक एडमिशन हो गया कि हाँ वो तो कह रहा है कि उसके पास रेंट है, तो फिर वो कैसे ये कह सकता है कि वो ले लिया है। तो अब समझ आया कि अगर थर्ड पर्सन को प्रूफ करना हो, थर्ड पर्सन के बात को, उसकी लाइबिलिटी को,
तो वो भी जो स्टेटमेंट दे रहा है वो भी एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 18, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। मतलब स्टेटमेंट अब ऐसा पर्सन दे रहा है जो कि एक्सप्रेसली रेफर्ड किया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर इंसान के पास ही वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है। इसके इलस्ट्रेशन से आपको और अच्छी समझ आएगा। यहाँ पे फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या जो एक हॉर्स जिस ए ने बेचा बी को वो साउंड है, वो सही है, वो इंसान तो नहीं है, वो पागल तो नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो ये बात के लिए ए ने बी से क्या कहा कि आप जाओ सी के पास, और सी को सब कुछ पता है उस घोड़े के बारे में। तो सी का जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वो पर्टिकुलर नॉलेज जो है ना वो किसके पास है, वो पर्टिकुलर नॉलेज जो है वो सी के पास है। ओके तो ये क्लियर हो गया कि एक्सप्रेसली रेफर किया जा रहा है किसी पर्सन को कि उसके पास ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन का भी स्टेटमेंट जो है वो एडमिशन हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। सॉरी। ओके तब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक्शन 19, जो कि बात करता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि एडमिशन जो है वो रेलेवेंट होते हैं, तो वो उसको प्रूव भी किया जा सकता है। जो पर्सन उसको दे रहा है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट बोल रहा है, उसके अगेंस्ट तो हम लोग प्रूफ कर ही सकते हैं ना कि ये पर्टिकुलर इंसान ने ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। मान लेते ए बंदे ने कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहा, तो हम लोग बोले उसके अगेंस्ट प्रूफ करेंगे कि हाँ इसने ऐसा कहा था। लेकिन कब हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो उसके कुछ कंडीशंस है यहाँ पर। तो सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये है कि जब वो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो मर जाए, वो डेड हो जाए। अगर वो मर गया तो वो कहाँ से प्रूफ करेंगे कि वो जो बोला था वो सही है गलत है जो भी। तो यही होता है डाइंग डिक्लेरेशन। एंड डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट जो है बीएसए में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई इंसान मर गया है तो उसके अगेंस्ट हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि स्टेटमेंट अबाउट वन स्टेज ऑफ माइंड बॉडी और कंडक्ट शो इट इज़ ट्रू। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो क्या शो करता है, जो शो करता है कुछ स्टेट ऑफ माइंड बॉडी या कंडक्ट को, तो वो जो है वो सही होता है, वो इम्प्रॉबेबल हो जाएगा कि वो गलत है, क्योंकि वो शो कर रहा है। अगर कोई पागल है तो वो दिख जाता है ना कि वो पागल है, वो सामने से पता चल जाता है अच्छा ये इंसान तो पागल है, तो वो कुछ भी कह सकता है। तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे अगर उसका कुछ वैसा स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है तो ये चीज़ क्लियर हुआ। और लास्ट जो है वो ये कहता है कि स्टेटमेंट इज़ अदरवाइज रिलेवेंट नॉट ओनली एज एविडेंस। ऐसे स्टेटमेंट जो ऐसे तो रेलेवेंट है, चाहे वो एडमिशन ना हो, वो एडमिशन ना हो पर वो ऐसे तो रेलेवेंट है, तो वैसे स्टेटमेंट जो है ना वो भी एडमिशन हो जाते हैं, तो उसको भी मतलब प्रूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसके इलस्ट्रेशन में चलते हैं। इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है ए और बी के बीच में कि एक सर्टेन डीड है जो फॉर्ज्ड है या नहीं है। फॉर्ज मतलब कि जो उसमें कुछ छेड़खानी डीड वगैरह में किया जाता है उसके बारे में, जाली है कि नहीं। बेसिकली वो कहते हैं कि वो नकली तो नहीं है, वो सही पेपर्स तो है ना, सही डीड तो है ना। तो ए अफर्म्स करता है कि वो जेन्युइन है, और बी ये कहता है कि नहीं वो जेन्युइन नहीं है, वो तो फॉर्ज्ड है। तो ए को ये प्रूव कर सकता है ना ये स्टेटमेंट कि बाय बी के द्वारा जो दिया गया कि जो डीड है वो जेन्युइन है। मतलब ए ये प्रूव करेगा कि वो जो बोल रहा है कि जो सर्टेन डीड है वो जेन्युइन है, और बी ये प्रूव करेगा कि नहीं ए ने जो डीड दिया है जो फॉर्ज दिया वो फॉर्ज दिया है। बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन। पर ये ए खुद तो नहीं बोल देगा ना कि वो खुद वो डीड दे रहा है कि नहीं वो तो जेन्युइन है, उसको प्रूव करना पड़ेगा ना
ऐसी तो नहीं कोई स्टेटमेंट दे देगा, और बी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, उसको भी ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है कि ये जाली है डॉक्यूमेंट, तो उसको प्रूफ करने पड़ेंगे कि ये जाली है डॉक्यूमेंट। तो ये सेक्शन क्लियर हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप लोग बता सकते हैं। अभी यहाँ पे ढेर सारा इलस्ट्रेशन है जो आप लोग एक बार रीड कर लेना है आप लोग को। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट। कब ओरल एडमिशन जो है एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रेलेवेंट हो जाएगा। ऐसे ओरल एविडेंस जो होता है वो रेलेवेंट नहीं होता है। ओरल एविडेंस को, सॉरी मैं बार बार ओरल एविडेंस कह रही हूँ, यहाँ पे ओरल एडमिशन है, सॉरी। ओरल एडमिशन जो होता है मतलब कि सिर्फ मुंह से एडमिट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट का काम नहीं हो रहा है, वो रेलेवेंट नहीं हो रहा है, नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल कब तक, जब तक वहाँ पर पार्टी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा उसको प्रूफ ना कर दे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ना जो डुप्लीकेट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कहते हैं और उसका जो डुप्लीकेट्स होता है उसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो अगर पार्टी जो है जो उसको अपोज कर रहा है वो प्रूफ कर दे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, तो वो जो है पता चल जाएगा कि ओरल एडमिशन जो है वो रेलेवेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हुआ ये। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन जो है वो कब रेलेवेंट होता है। तो सिविल केसेस में नो एडमिशन इज रेलेवेंट। सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन जो है वो रेलेवेंट नहीं होता है। इफ़ इट इज़ मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट बीन गिवन। मतलब सिविल केसेस में क्या होता है ना, एक कंडीशन लगाया जाता है कि हम लोग दोनों पार्टी में से कोई भी दोनों एग्री करेगा उस चीज़ पे कि एविडेंस की तरह यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट को एडमिशन की तरह यूज़ नहीं करेंगे, एविडेंस की तरह यूज़ नहीं करेंगे, है कि नहीं समझ। सिविल केसेस का में कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं होता है, और इसमें कंडीशन ये होता है कि पार्टी से कंडीशन लगाएगी कि वो स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, एज अ एविडेंस उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्फेशन है। अब हमारा एडमिशन हो गया, अब हम कन्फेशन पे आ गए। अब ये क्या कहता है कि कन्फेशन काउज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोहर्शन और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मतलब ऐसे कन्फेशन, पहले कन्फेशन का मतलब क्या होता है। तो कन्फेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट करना गिल्ट का अक्यूज़ के द्वारा। मतलब अपने जुर्म को कबूल कर लेना, मान लेना कि मैंने ये क्राइम किया है, कि हाँ ये क्राइम तो मैंने ही किया है। ठीक है, हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं है, इसमें लिखने नहीं बनता है एक्चुअली स्क्रीन पर इट्स ओके, हम लोग काम चलाएंगे इसी से। तो ये क्राइम को एक्सेप्ट कर लेना कि यस मैंने ये क्राइम किया है, तो यही हो गया है कन्फेशन का मतलब। तो ऐसा कन्फेशन किसी अक्यूज़ पर्सन को डरा धमका करके या फिर उसको प्रॉमिस दे करके, अच्छा ठीक है तुम ना एक काम करो, तुम कन्फेशन करोगे ना तो तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, या तुम कन्फेशन करोगे तो तुम्हें कम साल का सज़ा मिलेगा, या तुम्हें सज़ा ही नहीं मिलेगा, इस तरीके से बोल के उससे कन्फेशन करवाना, उससे अपना जुर्म को कबूल करवाना, या फिर डरा के, जैसे बहुत लोग करता है पुलिस में मारता है जब तक वो कबूल ना कर ले। तो अगर उस तरीके से तो फिर वो वैलिड नहीं होगा ना, वो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको डरा धमका के कर रहे हो। कन्फेशन मस्ट बी जो होता है ना वो हर तरीके से, हर तरीके के कोहर्शन से फ्री होना चाहिए। फ्री विल से इंसान कन्फेशन करेगा तब उसे कन्फेशन मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके प्रोवाइडेड दैट में क्या कहता है, ये पूरा पैराग्राफ में यही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
प्रोवाइडेड दैट ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा बिलीव होता है कि जो भी कुछ इंड्यूसमेंट था, थ्रेट था, कोअर्शन था, वो सब कुछ हट चुका है, फुल्ली रिमूव्ड हो चुका है, तो वो कन्फेशन भी रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। और फर्दर दैट में यही कहा गया है कि कन्फेशन जो कि रेलेवेंट है वो इसलिए रेलेवेंट इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा, मतलब एक कन्फेशन को अदरवाइज़ वो रेलेवेंट माना जा रहा है कि वो सही कन्फेशन, वो सिर्फ इसलिए रेलेवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि कोई प्रॉमिस था, कुछ सीक्रेसी ऑफ प्रॉमिस था, कुछ जो था कि वो ड्रंक था इस वजह से कि वो पिया हुआ था, उसको नेचर नहीं समझ आ रहा था, इंटॉक्सिकेटेड था। ठीक है, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे, इस तरीके के बहाने नहीं चलेंगे। अगर वो कन्फेशन रेलेवेंट है तो वो इरेलेवेंट नहीं हो जाएगा कि कुछ प्रॉमिस किया था इस वजह से, या फिर वो ड्रंक था इस वजह से। तो ये जस्ट क्लियर हो रहा है, यही है इस सेक्शन में कन्फेशन के बारे में। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कन्फेशन का, वो है सेक्शन 23, जो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर हैं। तो क्या पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस करना एक वैलिड कन्फेशन होता है? क्योंकि पुलिस वाले तो भाई मार के भी कन्फेशन करवाते हैं, बहुत सारे तरीके से करवा सकते हैं, डरा के, धमका करके। तो क्या वो वैलिड है? तो कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन प्रूफ नहीं किया जा सकता है, मतलब वैलिड नहीं है। पुलिस के सामने कन्फेशन का कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस। व्हाट? यूजलेस, वो वैलिड ही नहीं है, इनवैलिड है। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो वो कन्फेशन को वैलिड माना ही नहीं जाएगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, यहाँ जो अनलेस है ना, ये एक एक्सेप्शन है। अगर उस पुलिस ऑफिसर के पास इमीडिएट प्रेजेंस हो मजिस्ट्रेट का, अगर मजिस्ट्रेट भी पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट हो और तब उसने कन्फेशन किया हो, तब वो जो है प्रूफ किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन वैलिड है, और कब, एक्सेप्ट वाला पूछा जाता है कि कब वैलिड हो जाता है। तो अगर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं। इसमें एक जो है ना प्रोवाइडेड भी है, जो इसके आगे है। प्रोवाइडेड क्या कहता है? तो प्रोवाइडेड यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट जिससे कोई भी डिस्कवरी ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जिस भी स्टेटमेंट से डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है वो कोर्ट में वैलिड है, इसको ही क्या कहते हैं? इसको डिस्कवरी रूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्कवरी रूल कहते हैं। ठीक है। अगर कोई भी स्टेटमेंट है जिससे कोई फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, इसको देखिए ऐसे समझिए कि अगर एक स्टेटमेंट है उससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, ठीक है, कुछ सबूत मिल रहा है, इतने सारे उसमें इंफॉर्मेशन है कि उस फैक्ट से कुछ डिस्कवरी हो रही है उस स्टेटमेंट से, तो वो कन्फेशन हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट कन्फेशन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वेदर इट्स अमाउंट टू कन्फेशन और नॉट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उससे डिस्कवरी हो रहा है तो। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रहा है, तो वो कन्फेशन हो या नहीं हो, वो जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे डिस्कवरी हो रहा है तो सही है, फिर उसको कोर्ट में वैलिड माना जाएगा। ठीक है। इसी को थ्योरी ऑफ कन्फेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट भी कहते हैं। ये जो रूल है इसको थ्योरी ऑफ कन्फेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट कहते हैं। ओके, यहाँ तक सेक्शन क्लियर हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि है 24, जो कि बात करता है कंसिडरेशन ऑफ proved confession affecting person making it and other jointly under trial for same offense। joint trial होना चाहिए इसमें, इस सेक्शन में जो है joint trial होना चाहिए सेम ऑफेंस के लिए। when more person than one are being tried jointly for the same offense and confession made by one person, तो वो इफ़ेक्ट किसको करेगा? उसको तो करेगा ही, और साथ में सारे पर्सन को करेगा
मतलब कि अगर किसी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, वो सेम ऑफेंस किया है उन सब में, और अगर उसमें से एक भी पर्सन मान लेता है, अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है, तो वो उसके ऊपर तो अप्लाई होगा ही, वो सारे पर्सन में भी अप्लाई होगा जो उस जॉइंट ट्रायल में हैं। तो ये बात समझ आ गया कि वो अगेंस्ट सबके यूज़ होगा, अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट एज वेल एज द अदर पर्सन। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ऑफेंस को डिफ़ाइन किया गया है, और एक फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में एंड एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो ये कहता है कि accused who has absconded or failed to comply with the proclamation issued deemed to be a joint trial। मतलब ऐसा accused, जब देखो क्या यहाँ पे कह रहा है ना कि एक ट्रायल जब मोर पर्सन देन वन इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज हु एब्सकॉन्डेड और फेल टू कंप्लाई विद द प्रोक्लेमेशन, अगर ऐसा जॉइंट ट्रायल हो रहा है जो एक उसमें से जो है अक्यूज वो भाग गया है, एब्सकॉन्डेड हो गया है, या फिर वो आ नहीं सका है, जो भी रीज़न हो, प्रोक्लेमेशन को वो फॉलो नहीं किया गया है, तो वो डीम्ड किया जाएगा कि वो जॉइंट ट्रायल उसका हो गया है। ठीक है, क्योंकि बाकी के साथ जो हुआ वही उसके साथ भी होगा, चाहे वो भाग गया तो जब वो पकड़ाएगा तब उसको सज़ा मिलेगा। तो ये क्लियर हुआ। इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसका इलस्ट्रेशन जो कहता है ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। इट प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी। ये प्रूफ हो गया कि ए ने कहा बी को कि उसने सी को मारा है। द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन अगेंस्ट बी। तो अब कोर्ट जो है वो ए को तो पकड़ेगी ही कि उसने मारा, उसने कबूल कर लिया, पर वो बी को भी पकड़ेगी क्योंकि वो भी उसके साथ जॉइंट ट्रायल में था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया जॉइंट ट्रायल का। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है सेक्शन 25, जो कि बात करता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ पर बट में स्टॉप। इसका मतलब क्या हो गया, ये रूल ऑफ लॉ है दैट प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्ट। मतलब ये एक ऐसा रूल ऑफ लॉ है जो एक पर्सन जो अपने बात कह दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, उससे मुकरने से इसको रोकता है। क्या इसका डेफिनेशन कह रहा है, एडमिशन आर नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन जो है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑफ द मैटर एडमिटेड, बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब होता है कि अपने बोले हुए बात से पलटने से रोकता है, वो स्टॉप करता है कि आप जो बोल चुके हो आप उस बात से पलट नहीं सकते हो, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते हो। तो यही होता है कि एडमिशन जो है, अगर आपने एक बार दे दिया कोई स्टेटमेंट और वो एडमिशन हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता, आप उससे बदल नहीं सकते हो कि हाँ मैंने तो इससे बोला ही नहीं था, आपने बोला तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है वो स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, ये हम लोग को पढ़ना है, और इसमें ही जो है डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह का कंसेप्ट आता है। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियोस थोड़ा लंबा हो जा रहा है। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वीडियोस तो थोड़ा लंबा होगा, पर आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, ये मैटर करता है। और आप लोग को जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट में लिखिए, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को भी सॉल्व कर सकूँ और मैं जान सकूँ कि आप लोगों को मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो समझ आ रहा है कि नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड इस सीरीज़ में और मेरे साथ जुड़िए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।